को देखते हुए, तो आपको धन्यवाद करते हुए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद मैम। संदेशा। So now can I request Dr. Sonu Saini sir to kindly take over? Thank you. या जी गंगा साई जी। मेरे ख्याल से हमारे अगले वक्ता डॉक्टर सोनू सैनी हैं, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उनको परिचित करा देता हूं आपसे। डॉक्टर सोनू सैनी, आप सोच रहे होंगे किस विषय के हैं, इतने जानकार हैं। डॉक्टर सोनू सैनी रूसी भाषा और साहित्य के भारतीय विशेषज्ञ हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो फिलहाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, सेंटर फॉर रशियन स्टडीज़ में। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रूसी दस्तावेजी साहित्य में पीएचडी किया है और उसके बाद वहीं पर रूसी भाषा और साहित्य का अध्यापन शुरू किया। वे रूसी भाषा की अभिनव शिक्षण पद्धतियों के प्रमुख विशेषज्ञ माने जाते हैं। इस सिलसिले में उन्हें रूस सरकार के कई सम्मान मिल चुके हैं। रूसी भाषा के साथ साथ वे कुशल कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हैं। देख रहे हैं आप कितनी तकनीक की चीज़ें संभाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें देश विदेश की विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अब तक डॉक्टर सोनू सैनी रूस और दुनिया भर के कई अन्य देशों की यात्रा कर चुके हैं और विशेषज्ञ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों और गोष्ठियों में अक्सर बुलाए जाते हैं। रूसी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी में कविताओं, कहानियों और उपन्यासों का अनुवाद करने में उनकी विशेष रुचि है और वे पिछले 10 साल से लगातार अनुवाद कर रहे हैं। डॉक्टर सैनी कई पुस्तकें अनुदित कर चुके हैं, जिनमें रूसी लेखक जोशिन्का की कहानियों का संग्रह और रूसी से हिंदी और महाभारत पर आधारित भैरप्पा के उपन्यास का अंग्रेजी से रूसी में अनुवाद हाल ही में उनके द्वारा किया गया है। पिछले 2 वर्षों से डॉक्टर सैनी एंड्रॉयड पर आधारित भाषा शिक्षण मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। जल्द ही इनकी मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध होगी और पिछले 10 साल से वे अपनी वेबसाइट www.sonysaini.com के माध्यम से रूसी भाषा सीखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को निःशुल्क रूसी सिखाते हैं। तो आप रूसी सीखना चाहते हैं तो जरूर आप डॉक्टर सोनू सैनी जी की वेबसाइट से जुड़िए, उनसे जुड़िए और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद गंगा साई मीना जी। और मेरे ख्याल से यह रूसी सीखने के लिए भी आपका सभी का स्वागत है। और आइए चलिए हम चलते हैं एक अपने नए सफर की तरफ। नया सफर जो शुरू होना है वो कुछ इस तरह से होना है। मेरे ख्याल से आपके पास में स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी सर। धन्यवाद संदेशा जी। संदेशा जी, सवालों जवाबों के लिए कृपया आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जी सर। तो जिस तरह से दोस्तों आपने देखा कि गब्रिएला जी ने और भव्य जी ने जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से माइंड मैपिंग के बारे में और माइरो ऐप के बारे में बताया और दूसरी अन्य एप्लीकेशंस के बारे में बताया, इसके साथ में हम चलते हैं थोड़ा और आगे इसी सिलसिले को जारी रखते हुए। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपना एक सवाल से। एक सवाल जो आपके नाम पर है, मतलब आपके नाम ये सवाल है। सवाल इस तरह का कुछ है कि क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अध्यापक का स्थान ले सकती है? ये सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको उसका जवाब देना है। क्लिक करके हाँ और या ना पर करके सबमिट करना है। हाँ या ना पर सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अध्यापक का स्थान ले सकती है? जिस तरह से शुरुआत में भी ये बात हो रही थी, हमारे जो विशेष अतिथि थे और गंगा साई मीना जी ने भी ये बात की थी कि टेक्नोलॉजी और अध्यापक का क्या रिलेशन है, किस तरह से टेक्नोलॉजी आज के वक्त में डेवलप कर रही है। तो उसी पर बेस्ड ये सवाल है, उसी पर आधारित कि क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अध्यापक का स्थान ले सकती है? और मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी 175 लोगों ने जवाब दे दिया है। ये शायद अभी स्टॉप हो गया है रिजल्ट। ओके, मैं शेयर करता हूँ। ये रिजल्ट आपके सामने है। इसमें अच्छा, जो हमारे को होस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज वोट ना करें, क्योंकि वो वोट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ देख पाएंगे। तो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि 91% लोगों ने कहा है नहीं और 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है। पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, सभी का इसमें अपना मत हो सकता है।
यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है कि ये कहना कि टेक्नोलॉजी अध्यापक का स्थान ले सकती है। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी रोबोट हो या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उसको चलाने के लिए उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो अध्यापन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आती है, उसको चलाने के लिए एक अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है। ये अध्यापक का एक टूल है, जिस तरह से एक ब्लैक बोर्ड है, जिस तरह से एक चॉक है, वो जो कि अपने आप से काम नहीं कर सकती हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी भी ऐसी ही चीज़ है जिसको आप सीख करके आप उसे अगर यूज़ करें तो वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बन सकती है। चलिए, अब मैं मुख्यतः 2 बिंदुओं पर बात करूँगा, 2 विषयों पर बात करूँगा कि ऑनलाइन प्रभावी शिक्षण में किस तरह से प्रभावी तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है और ऑनलाइन शिक्षण में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं इसको सुरक्षित बनाने के लिए। कुछ जो कॉमन एक बिंदु हैं, वो मैं अभी आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा कि बिना शंका के दहलीज पर कदम, तकनीक की दहलीज, अक्सर हम लोग थोड़ी शंका में रहते हैं कि क्या तकनीक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम कितने सुरक्षित हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। पहले एक बहुत एक एडवर्टाइज़मेंट पहले आता था, एक आता है, मतलब एक प्रोडक्ट का, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो किसी चीज़ पर विश्वास करना, उसको अपनाना, ना अपनाना, वो तभी हो सकता है, उसको आप तभी अच्छे तरीके से आंक सकते हैं जब आप उसको इस्तेमाल करके देखें। एक दूसरे से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जो आज ये कार्यशाला का प्रयोजन कर रहे हैं, वो भी हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये नहीं है कि हम ही केवल सिखा रहे हैं, आप भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आपके सवालों के थ्रू, आपके डिबेट के थ्रू, आपके क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सी चीज़ें हम लोग भी सीखते हैं। नई-नई तकनीकों की खोज करते हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से ज़रूरत होती है, उसी तरह से नई-नई तकनीकों की हम लोग खोज करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ प्रयोग करते हैं, तभी हमें पता चलता है इसमें क्या चीज़ और होनी चाहिए या इस तकनीक को किस तरह से और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो नैतिक ज़िम्मेदारी। नैतिक ज़िम्मेदारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप किसी की टेक्नोलॉजी या आप किसी के मेथड को यूज़ करें और बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जब भी हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है कि हम बताएँ कि हाँ, ये चीज़ हमने इनसे सीखी है। जैसे कि मैंने ये जो डिज़ाइन है, इस पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन का ये जो पेज आपके सामने जो डिज़ाइन है, ये मेरा अपना नहीं है। ये मैंने कहीं देखा, किसी के पास में, किसने, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको इसी तरह से प्रयोग किया और इसका मैंने सोर्स यहाँ पर नीचे बिब्लियोग्राफी में नीचे दिया हुआ है कि ये कहाँ से मैंने किसके प्रेज़ेंटेशन में ये डिज़ाइन देखा था। उसकी डिज़ाइन में मैंने और बदलाव किए, तो मानकर चलिए कि आधार वही है, 30% वो डिज़ाइन है और इसके बाद 70% मैंने इसमें अपने चेंजेस किए। तो फिर भी मैंने 30% जो आधार है जिससे मैं प्रेरित हुआ, उसका मैंने सोर्स यहाँ दिया। तो एक बहुत बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है एक अच्छे शोधार्थी की, अच्छे अध्यापक की, कि वो जो भी आधार जिसका भी कोई यूज़ करता है, उसको प्रयोग में उसका जो है जवाब या उसका सोर्स वहाँ देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छात्रों से आलोचनात्मक फीडबैक। अगर आप छात्रों से जब भी कोई तकनीक यूज़ करते हैं या कोई मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, तो अक्सर हम छात्रों से पूछते हैं कि भाई कैसा आपको लगा? मैक्सिमम छात्र आप देखेंगे कि ये कहेंगे, अरे बहुत अच्छा था सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप हीरा हैं, आप ये हैं वो। तो ये सब चीज़ें कोशिश कीजिए कि ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, अभी ये बहुत हो गया। अभी ये बताइए कि क्या-क्या की चीज़, किस-किस चीज़ की कमी थी? क्या-क्या और चीज़ बेहतर बनाने के लिए हो सकती थी? जैसे आपने किसी गूगल मीट पर क्लास की स्टूडेंट्स के साथ में, आप उसके बाद में 2 क्लास, 3 क्लास के बाद में उनसे फीडबैक लीजिए कि आपको क्या-क्या कमियाँ लगी, कि आप पढ़ाने में या तकनीक तकनीक सँभालने के मामले में या जॉइन करते वक़्त में क्या समस्याएँ आई? तो ये जो आलोचनात्मक है कि भई किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, अगर हम अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन इनपुट्स मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से ही सीखते हैं। चलते हैं ऑनलाइन प्रभावी शिक्षण, जो शिक्षण का प्रभावी की तकनीक क्या है? और उससे पहले एक सवाल और आपके सामने है। यहाँ मैं आपके लिए चैट बॉक्स हम खोल देते हैं। चैट बॉक्स, संदेशा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैट बॉक्स सभी के लिए खोल दें कि जी सर। आपको एक ऐसा जादुई वाक्य बताना है जो आप क्लास में है, मान लीजिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और आप एक ऐसा वाक्य कहें जिससे कि सभी बच्चों का, सभी छात्रों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए। तो आपका जो जवाब है वो आपके चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स इस वक्त खोल दिया गया है। एक वाक्य, छोटा-सा वाक्य जो भी आप लिखना चाहें कि आप क्या अक्सर कहते हैं सभी छात्रों को अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए।
क्या ऐसा वाक्य कहते हैं? सोचिए, अगर आपने कहीं पढ़ाया है, ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग हमारे बीच ऐसे हैं जिन्होंने जिनको पढ़ाने का, अध्यापन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अ, जवाब देते हुए एवरीवन सिलेक्ट कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ क्योंकि जवाब आ रहे हैं। अटेंशन एवरीवन, आज क्लास नहीं होगी, शैलेंद्र जी ने कहा और वशी जी ने कहा अटेंशन एवरीवन। डॉक्टर स्नेहा ने कहा लेट्स प्ले अ गेम। डॉक्टर नीरू सिंह कह रहे हैं वेयर इज द जोश। वाह क्या बात है, वेयर इज द जोश, वी शुड प्ले अ गेम। आरके सिंह जी कह रहे हैं आज कुछ नया सीखेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या पता है आपको, और ये भी हम रणवीर जी कह रहे हैं उदार से मिलना। शायद मैं योर अटेंशन प्लीज, आवाज आ रही है, कृपया ध्यान दें। धन्यवाद, लिसन केयरफुली, धन्यवाद। संदेश जी रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हम चैट को जी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जी सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए कि किस तरह से साइलेंट, आइए क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट एंड ऑल। ये बहुत ही अच्छे अच्छे वाक्य हैं। एक वाक्य है इस तरह से, चलो खेलते हैं, जो अभी कई हमारे प्रतिभागियों ने कहा कि चलो लेट्स प्ले अ गेम। आप एक बार अपनी क्लास में एक इस वाक्य का प्रयोग करके देखिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में तो सभी जो भी अपने मोबाइल में होंगे वो आपकी तरफ आ जाएंगे, और जो घर पर ऑनलाइन क्लास लेते वक्त में जो बाहर होंगे वो अपने मोबाइल पर आ जाएंगे। मतलब कि जो कहीं मोबाइल टेबल पे रख करके इधर उधर घूम रहे होंगे, जैसे ही आप कहेंगे चलो खेलते हैं, सारे अपने मोबाइल पर आ जाएंगे, आइए चले खेलते हैं। तो ये एक तकनीक है कि बेसिकली हम खेल खेल में किस तरह से चीजें सीख सकते हैं। यहाँ एक कहूट, मेरे ख्याल से कुछ लोग आप में से इस बारे में जानते हो कि कहूट एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको आप जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है उसको लेकर के आप उसमें जो है आपके अध्यापन में उसको प्रयोग कर सकते हैं। एक जस्ट एक छोटा सा और पोल मैं आपके साथ करना चाहूंगा उससे पहले कि हम कहूट की तरफ बढ़े, कि क्या आप कहूट अपने प्रयोग में शिक्षण में या पढ़ाते समय कहूट का प्रयोग करते हैं? क्विकली इसका जवाब दीजिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेमो पर जाएंगे। अगर जवाब में मैक्सिमम हाँ आते हैं तो हम स्किप करेंगे इसको, कहूट को। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग डेमो, एक बार छोटा सा डेमो दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली कि आपको कहूट के बारे में बताया जाए। तो मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी 150 लोगों करीब ने जवाब दे दिया है। तो क्विकली हमारे पास में समय की थोड़ी सी समस्या है, कम समय है। तो ओके, वी कैन सी दैट अराउंड 82% लोगों ने कहा है कि नहीं, कि वो अभी तक इस तरह की तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्विकली फिर चलते हैं हमारे इस तकनीक को देखने के लिए कि ये तकनीक किस तरह से, या इस प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएं या किसी भी ब्राउजर पर जाएं, kahoot.com टाइप करें, वहां पर आप साइन अप करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप करना होगा, और अगर जैसे आपके पास ऑलरेडी आपने साइन अप कर लिया है तो लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करते वक्त में अब जैसे मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते वक्त आप मेन होम पेज पर आएंगे। और एक और चीज है कि इसके मैक्सिमम जो चीजें हैं वो फ्री हैं, और अभी इस वक्त में कोविड की वजह से इन्होंने जो कहूट है उन्होंने प्रीमियम फीचर्स भी हैं वो फ्री दिए हुए हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, मे बी ओके, जस्ट जस्ट मिनट, आई थिंक पोल का रिजल्ट हमें हटाना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर आ रहा है कि कैंपस स्टिल क्लोज, कंटिन्यू विद प्रीमियम फ्री अंटिल सितंबर 30। तो 30 सितंबर तक इन्होंने प्रीमियम फीचर भी फ्री दिए हुए हैं। तो हालांकि इससे पहले भी हम लोग मैं करीब 4-5 सालों से इसको यूज कर रहा हूँ, तो कभी भी ऐसे प्रीमियम या पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो फ्री फीचर हैं वो भी एनफ हैं, वो भी काफी हैं हमारी क्लास में प्रयोग करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप में, या कहिए कि क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए, एक गेम टाइप बनाने के लिए एक टूल है, जिसको आप जैसे आपने कोई विषय पढ़ाया, आप उसको विषय को पढ़ाने के बाद में आप उसी के बेस पर कहूट सवाल बना दीजिए। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास में ऑप्शंस होंगे कि आप कौन सा चीज यूज करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले वाले पर ही चलते हैं कि न्यू कहूट ब्लैंक क्विज लेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सवाल डालते हैं कि कोई भी सवाल बना सकते हैं कि जैसे आज की तारीख। हाँ, और इसमें फिर इसके बाद में आपने ये सवाल लिखा फॉर एग्जांपल
और यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना सेकंड आप देना चाहते हैं स्टूडेंट को उसको जवाब देने के लिए। ओके, तो ये ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि कितने उसको पॉइंट्स मिलने चाहिए। एक सवाल के पॉइंट्स कितने होंगे, 1000 बाय डिफॉल्ट रह सकता है। सिंगल सिलेक्ट, मल्टीपल सिलेक्ट, कि आप एक जवाब है इसका या कई जवाब हैं। और इसके बाद में आंसर लिख सकते हैं कि 8 अगस्त, इसको हम सही मार्क कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे कि ये जवाब सही है तो ये हरे रंग से मार्क हो जाएगा। 09 जुलाई और फॉर एग्जांपल 10 अगस्त, और यहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं 11 अगस्त। ये एक छोटा सा हमने सवाल बनाया। अब सवाल बनाने के बाद में आप इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसके बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी, इमेज लाइब्रेरी है जहाँ पे आप मुफ्त में पिक्चर्स या फोटोज जो हैं उसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम डेट, अभी हमने डेट डाला तो इसकी वजह से यहाँ पर डेटिंग टाइप की कोई चीज आ गई। चलिए मानते हैं एक हमने ये पिक्चर ले ली। अब नेक्स्ट सवाल बनाने के लिए ऐड क्वेश्चन करेंगे। फिर दोबारा से अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए या ट्रू और फॉल्स चाहिए या टाइप आंसर चाहिए। ये बहुत सारे इसमें विकल्प हैं, तो हम क्विज की चूज करते हैं और फिर क्वेश्चन लगाते हैं कि एक क्वेश्चन फिर बनाते हैं कि आपका नाम रमेश है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया। और इसको में भी हम ओके नहीं, ये सवाल हमें कुछ और लेना होगा कि दिल्ली भारत की क्या है, कि फॉर एग्जांपल चाहे यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, भारत की डैश है। तो यहाँ हम ऑप्शन दे सकते हैं शहर, राजधानी। राजधानी को हम सही जवाब सिलेक्ट कर देंगे। देन गांव, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, ये गांव और कस्बा। इस तरह से हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर फिर हम पिक्चर्स लगा सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। ये हमने मान लीजिए 2 क्वेश्चन बनाए। अब इसके बाद हम डन पर क्लिक करेंगे। ये नाम पूछेगा कि काहूट का नाम क्या है, मैं डेमो 10 दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं यहाँ पर और ओके कर क्लिक करेंगे। तो ये वेरीफाई करने के बाद में पूछेगा आपसे टेस्ट करना चाहते हैं। हमेशा टेस्ट कीजिए, पहले अच्छा रहेगा कि टेस्ट करें। और मैं अभी समय की वजह से हम प्ले नाउ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो आप क्लास में अगर लाइव यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को दबाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, छात्र अपने हिसाब से जब भी उनके पास वक्त हो वो खेल सकें, तो आप असाइन कर सकते हैं। अभी हम टीच वाला ऑप्शन लेते हैं और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि भी साथ में kahoot.it पर जाएं। अगर आप मोबाइल पर हैं तो दूसरा वहां पर विंडो खोल लें और kahoot.it पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए kahoot.it पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वो गेम पिन मांगेगा। गेम पिन है 767578। Can you please type down this pin आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और क्या मेरी आवाज आ रही है? मींस सर आपकी आवाज बहुत लो है। ओके, आपकी आवाज बहुत लो है। ऑलराइट, मैं इसकी आवाज को थोड़ा कम करता हूँ। अभी ठीक है क्या? अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज फिर भी लो है सर, थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवाज ओके, आई थिंक यहाँ पर हम इस तरह से बात कर सकते हैं। हाँ बढ़िया सर, हाँ बढ़िया। चलिए देखिए बहुत से लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें तरीका यही होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी
जस्ट या तो वो मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ब्राउजर पर जाकर के kahoot.it टाइप कर सकते हैं और उसके बाद में उनको पिन देना होता है। तो पिन उन्होंने दिया, उसके बाद आपके साथ में अगर ये क्लास चल रही है तब आप ये चीज कर सकते हैं, तब आप ये Kahoot इस तरह से खेल सकते हैं। तो और क्लास नहीं चल रही है तो असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया। तो अभी देखा हमने बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो लेट्स प्ले गेम, लेट अस प्ले। विल क्लिक ऑन स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें देखिए तो ग्राफिक बहुत अच्छे आते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, तो स्टूडेंट्स को एकदम पूरी तरह से गेम का एहसास होता है कि आज की तारीख, पहला सवाल आपके सामने, आज की तारीख, इसमें अब आपके सामने जवाब यहाँ पर है 8 अगस्त, 10 अगस्त, 19 जुलाई, 11 अगस्त। आप लोग चूज करेंगे और चूज करके देखिए जिस तरह से जवाब आ रहे हैं उस तरह से यहाँ पर में नंबर बढ़ते जाएंगे कि कितने लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। जैसे ही सभी लोग जवाब दे देंगे या टाइम फिनिश हो जाएगा 20 सेकंड, तो ये जवाब दिखा देगा। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा है कि 8 अगस्त करेक्ट आंसर है, बट फिर भी कुछ लोगों ने गलत तारीख या टेस्टिंग के लिए या उनसे गलत क्लिक हो गया होगा, पहली बार प्रयोग जो कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक सवाल हुआ। अब इसके बाद में ये भी दिखाता है कि किसने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे किसने सबसे पहले आंसर दिया। पीपी जैसे हमारे सामने है, पीपी अभिषेक आनंद जी हैं, कल्पलता भी हैं, सूरज जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं। तो इन्होंने आंसर दिया पहले, सबसे पहले, तो इनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हुए। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दिल्ली भारत की डैश डैश आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, शहर, गांव, राजधानी, कस्बा। और देखिए क्विकली जैसे किस तरह से आंसर आना शुरू हो गए। अगर आप लाइव है, आप क्लास ले रहे हैं, आपने कोई भी मटेरियल पढ़ाया, उस पर क्वेश्चन बना दीजिए। देखिए उसके बाद में स्टूडेंट्स के साथ में कितना मजा आता है इस तरह के गेम्स को खेलने में। और इसको आप कई बार प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह के गेम्स को कई बार यूज कर सकते हैं। तो 20 सेकेंड आपको मिले और देखिए अभी भी इसमें 26 लोगों ने जवाब दिया कि सही जवाब दिया और कुछ आंसर गलत भी हुए। तो ये अब इसके बाद में फिर आपको ये टोटल पोडियम दिखाता है कि कौन फर्स्ट आया, कौन थर्ड। तो देखिए थर्ड कल्पलता जी आई हैं, उसमें पॉइंट लेते हुए। अभिषेक आनंद जी उसके बाद आए हैं। और देन फर्स्ट प्लेस पर नाम यहाँ पर नहीं है, बट पीपी यहाँ पर मैं दिखा रहा है। तो और फॉर रनर्स अप में समीर धनराहुल। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है प्रभावी रहती हैं, एक ग्राफिक्स के साथ में, एक मजेदार म्यूजिक के साथ में। और जब आप ये खेलते हैं कि चलिए कौन पहले जवाब देगा, ऑफ कोर्स सीखते दोनों हैं। चाहे अभी जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि भाई जिनको समझ नहीं आया हो या जिन्होंने गलत जवाब दिए हो, तो सीखते आप सभी हैं। बस ये है कि कुछ जवाब सही दे देते हैं और कुछ गलत दे देते हैं, बट सीखने का प्रोसेस चलता रहता है, इसी के साथ चलता रहता है। अगर गलत भी जवाब आता है तो भी एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि सही जवाब क्या है। तो ये एक तरीका है कि कोई भी मटेरियल पढ़ाइए और उसके बाद में उसको जो है आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं, Kahoot बना करके उनके साथ खेल सकते हैं। तो खेल खेल में ही आप उनकी नॉलेज को भी असेस कर लेते हैं और आपका मटेरियल उन्होंने कितना ग्रैस्प किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ में Kahoot को YouTube वीडियोस के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं अक्सर करता हूँ क्लास में कि एक छोटी सी क्लिप छात्रों को दी और कहा कि अच्छा जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप ये YouTube पे ये वीडियो देखिए और उसके बेस पर ये Kahoot खेलिए। तो जब भी उनके पास टाइम होता है वो उन्होंने YouTube वीडियो देखी और उसके कंटेंट के आधार पर मैंने कुछ सवाल यहाँ बना दिए Kahoot पर, वो उस पर खेलते हैं। तो मुझे क्या हुआ कि मेरे पास में कि उनके लिए हो गया कि एक वीडियो उन्होंने वॉच करी, अच्छी वीडियो वॉच की और उसके बाद में उन्होंने अपना नॉलेज भी चेक किया कि मैंने कितने अच्छे से देखी। अब मैं क्योंकि रूसी भाषा पढ़ाता हूँ तो मैं रूसी भाषा से संबंधित इस तरह के वीडियोस शेयर उनके साथ करता हूँ। उसके बाद में हम और भी जैसे काफी लोग होंगे आप में से जो ये भी तकनीकें यूज कर रहे होंगे कि हम व्हाट्सएप के थ्रू भी जैसे उनसे होमवर्क हुआ या कोई सवाल हुआ, कोई जवाब हुआ, उस तरह से हम मंगाते हैं होमवर्क के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू भी मंगाते हैं या वीडियो के थ्रू मंगाते हैं और उसको फिर हम चेक करके उनको वापस दे देते हैं। इसके अलावा सहज ऑनलाइन परीक्षा जो आजकल की बात चल रही है, हॉट टॉपिक है कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे ली जाए, तो उसमें गूगल क्लासरूम का भी प्रयोग किया जा सकता है। इनके बारे में अलग अलग डेमो देना में बहुत वक्त लग सकता है, तो हम अभी
इसको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि इस तरह के विकल्प भी आपके पास हैं जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। कि गूगल क्लासरूम के अंदर में आप इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्रों ने, मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया और उन्होंने उसको असाइनमेंट को लिख करके और फोटो खींच करके मेरे साथ में भेजा। यहाँ पर चेकिंग जो है असाइनमेंट की बहुत आसानी से लाइक झटपट मूल्यांकन कहिए जिसको, कि आप चेकिंग आराम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो जस्ट यहाँ पर में आपके पास में गूगल क्लासरूम में एक विकल्प होता है कि ये प्लस को दबाएं और यहाँ पर आप कमेंट आप डाल सकते हैं कि कमेंट किसी का माइक ऑन है संदेश जी, तो कमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि क्या यहाँ पर में चेंजेस की जरूरत है या क्या यहाँ पर गलत हुआ है। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक ओरल एग्जामिनेशन को हम इस तरह से लेते हैं कि रिकॉर्डिंग छात्रों से मंगा लेते हैं और उसको हम असेस करते हैं और उसी पर उनको ग्रेडिंग देते हैं। सरस ऑनलाइन क्लास, ये भी एक बहुत ही नायाब तरीका है जो अभी लॉकडाउन के दौरान में काफी लोगों ने सीखा है। और ऑनलाइन क्लासेस का तरीका ये भी है कि जैसे कई बार छात्रों के पास में किताब नहीं होती, तो हम ऐसे में उनको उसकी जो किताब हमारे पास में उसकी फोटो खींच करके उनको भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और फिर उसको शेयर भी कर देते हैं क्लास के दौरान में, ताकि अगर उनके पास में किताब नहीं भी है तो भी उनके साथ में पढ़ाई की जा सके। और ऑफ कोर्स ये जो ऑनलाइन सफेद तख्ती है जिसको अभी हम मीरो के अंदर भी हमने देखा, वो कोलैबोरेटिव एक कि उसमें आप कई लोग मिलकर के उस तख्ती पर काम कर सकते हैं। मैं उसे तख्ती कहूंगा क्योंकि एक तरीके से ये ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक तख्ती ही कहिए जिसमें आप सब तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग बहुत एक्टिवली तरीके से किया जा सकता है और क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अनुवाद भी अक्सर में इस तरह से हम क्लासेस लेते हैं कि जैसे उनको एक टेक्स्ट दे दिया, अब वो उसको ट्रांसलेट करके देते हैं और मैं उसको डिजिटल पेन के थ्रू उसको हम चेक करते हैं ऑनलाइन, जैसे मोबाइल पर चेक कर सकते हैं या लैपटॉप पर अगर टच स्क्रीन है तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पेन के थ्रू ही हम इस पर मार्क लगा सकते हैं और फिर उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक करने के टूल्स बहुत सिंपल भी हैं, जैसे कि पेंट हर एक कंप्यूटर में होता है, हर एक लैपटॉप में होता है। कि पेंट का यूज भी कर सकते हैं आप, इस तरह से मार्क कर सकते हैं अगर वहाँ लिखना संभव नहीं है। वैसे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, बट टाइप करने में वक्त लग जाता है, तो ऐसे केस में आप मार्क कर सकते हैं और जब आप उनके साथ क्लास करें तो उसमें उनको समझा सकते हैं कि क्या क्या चीजें गलत हुई हैं। Yes, sir. So now let's say can be outside, depends on the one Yes, sir. example. so तो हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक अनुवाद की एक समस्या हमारे सामने शुरुआत में आई थी जब हम ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। उससे पहले ही हम लोग एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। एक हम करीब 15 मार्च को हमने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी शुरू की थी कि हम 30 मार्च को, 31 मार्च और 1 अप्रैल को एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमें नहीं पता था कि वो लॉकडाउन हो जाएगा इस तरह से। तो लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद और भी बहुत से लोग हमारे साथ इस चीज में जुड़ गए, तो बहुत अच्छी बात थी। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस वक्त में एक सवाल आया उस कॉन्फ्रेंस में, और उस सवाल ये था कि मौखिक अनुवाद कैसे पढ़ाएं, इंटरप्रिटेशन आप कैसे पढ़ाएंगे ऑनलाइन। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसके लिए तो एक लैंग्वेज लैब चाहिए और वो पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन के वक्त में। तो उस वक्त हमने थोड़ा मंथन किया उस पर और हमने कोशिश की इस तरह से कि भी हम ऑनलाइन मौखिक अनुवाद भी पढ़ा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा सकते हैं। और वो हमने एक तरीका निकाला कि हम छात्र को एक ऑडियो क्लिप भेजते हैं, उस छात्र उसको ऑडियो क्लिप को सुनता है इधर एक कान से, एक मतलब हेडफोन से, और माइक से हमारी तरफ बोलता है कि जो भी उसने एक वाक्य सुना उसको वो इंटरप्रेट करता है या इंटरप्रिटेशन उसकी करता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भी कर पाए। ये छोटा सा एक एग्जांपल है। जैसे वो अभी एक छात्र है, वो एक वाक्य सुनते हैं। Once in this village, the temperature फिर उसके बाद उसको went down to -71 degrees Celsius. तो ये एक चीज है। वाद विवाद ऑनलाइन हमने इस तरह की चीजें भी प्रयोग की हैं, जैसे कि गूगल में और सिस्को वेबएक्स में इस तरह के ऑप्शन है कि आप ब्रेकआउट रूम कर सकते हैं, छोटे छोटे रूम, वर्चुअल रूम बना सकते हैं जिसमें आप वाद विवाद छात्रों के बीच में करा सकते हैं, या इकट्ठा भी करा सकते हैं या उनको अलग अलग वर्चुअल रूम के अंदर डिवाइड करके बना सकते हैं। तो ये उसके ऑप्शन हैं। जैसे जूम में यहाँ ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम के बेस पर, और ब्रेकआउट रूम को इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं, कितने ब्रेकआउट रूम चाहिए, 10, 5, 2, वो सब असाइन करते हुए आप उनको अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे को ना सुन पाए। बट एक रूम में अगर कोई 4 लोग बैठे हैं तो वो आपस में बात करें, बाकी दूसरे छात्रों के साथ में वो बात ना करें, तो उनके बीच की वाद विवाद अलग अलग टॉपिक पर हो सकती है।
और इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी चीजें की इस वक्त में, ऑनलाइन के वक्त में। जस्ट मैं एक छोटा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसके बारे में कुछ सोच सकें और अपने शिक्षण कार्य प्रणाली में इससे जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। हमारे जैसे छात्र काफी ज्यादा कुछ टाइम बाद में ऊबने लगे थे कि भाई हम क्या करें, अब तो लॉकडाउन के बाद में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। तो शुरुआत में एकदम से हमारे माइंड में ये चीज आई कि हम क्यों ना छात्रों को ही फ्रंट लाइन पर ला दें। जैसे फ्लिप क्लासरूम का की बात एक आती है, एक मेथड है फ्लिप क्लासरूम, जिसमें आप छात्रों को सारा कुछ सौंप देते हैं कि वही आपको मेन चीज करेंगे और हम एक फैसिलिटेटर की तरह उनके साथ में काम करते हैं। तो जैसे इसमें हमने एक कहा कि भाई छात्र को कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप रूसी भाषा में, क्योंकि आप भूल ना जाएं, और भाषा ऐसी चीज है जिसको आप अगर सीखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट को आप सीखते हैं या पढ़ते हैं तब तक तो वो एक्टिव रहती है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए कि आप अपना एक वीडियो शूट कीजिए और वीडियो शूट करते हुए में सारी चीजों को रूसी भाषा में बताइए जो भी आपके आसपास है। अब ये बच्चे जो हैं 2 महीने 2.5 महीने करीब पढ़े थे, तो इन्हें बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छे से वाक्य संरचना नहीं आती थी, बट फिर भी इन्होंने डिक्शनरी के माध्यम से देखते हुए, मेहनत करते हुए अपनी स्क्रिप्ट बनाई और उस पर उन्होंने इस तरह से एक वीडियो बनाई। तो ये बहुत अच्छी एक वीडियो थी। इसमें छोटा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें जैसे रूसी में छात्र थे सिद्धांत हमारे, उन्होंने बताया अपने बारे में, तो अपने जो भी चीजें आसपास हैं वो सब चीजें उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, मेरे घर में क्या है, या ये चीजें क्या हैं, इस तरह की क्या चीजें हैं, तोते को क्या कहते हैं, लाइक पप्पू गाय, उसने तोते को नाम बताया। तो इस तरह से कि मम्मी से अपने पेरेंट्स से रूसी में बात करने लगा, तो उनको भी सिखाया। मतलब ये छात्र ऐसा एक्सेप्शनल था कि जिसने खुद ही नहीं रिकॉर्ड किया, बाकी अपने पूरे घर में, अपने बाहर में, अपने आस पड़ोस में रूसी का माहौल बना दिया कि सब उससे रूसी में बात कर रहे हैं। तो फ्रिज में जैसे अब दिखा रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें, पापा से, सिस्टर से बात कर रहा है, दादी से बात कर रहा है, पड़ोसियों से बात तक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पड़ोसी है, पड़ोसी से वो वहां पर उससे बात कर रहा है रूसी में। अब लॉकडाउन के दौरान में ये सब आपस में बातचीत वैसे तो पॉसिबल नहीं थे, तो इस तरीके से उन्होंने वो आपस में एक दूसरे को उन्होंने सिखाया ये रूसी बोलना। तो ये बहुत अच्छी चीज थी और इसमें छात्र भी बहुत खुश हुए। तो ऐसी बहुत सी चीजें, क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे हमने उसी वक्त में ये मार्च में ही, नहीं सॉरी, अप्रैल 25 अप्रैल को हमने ये एक ऑनलाइन कविता पाठ प्रतियोगिता कराई, जिसमें कि छात्रों को किसी न किसी तरीके से एंगेज रखना है कि वो उनके पास कुछ ना कुछ रहे सीखने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा ना रहे कि लॉकडाउन हो गया तो अब पूरा प्रोसेस ही रुक जाए। तो ऑनलाइन एक कविता पाठ हमने 2 इस तरह के कार्यक्रम कराए जिसमें बहुत अच्छे से भाग लिया। और लोकगीत प्रतियोगिता भी कराई, उसमें हमने रूसी भाषा के जो लोकगीत थे उसमें उनकी बच्चों की प्रतियोगिता कराई, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की बात का, ऑनलाइन शिक्षण और सुरक्षित कदम। एक यहाँ पर मैं उससे इस पॉइंट पर जाने से पहले एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि आप कौन कौन से ऐसे तकनीक या माध्यमों का प्रयोग करते हैं अपनी क्लास में, क्लास लेने के लिए या ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए। कौन से ऐसे जूम है, सिस्को वेबएक्स है, गूगल मीट है या अदर्स का, कौन से ऐसे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलरेडी अभी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अभी निपुण हो गए हैं इस पोल के उसमें। मुझे बहुत देख करके खुशी हुई कि आप बहुत क्विकली इसमें जवाब दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि गूगल मीट और जूम करीब करीब आसपास हैं, सिस्को वेबएक्स 3rd पोजीशन पर है, अदर्स थोड़ा उससे पीछे है। तो वी कैन जस्ट सी द रिजल्ट्स हियर। रिजल्ट आपके सामने हैं। जूम 75%, 69% कहते हैं गूगल मीट, अदर्स में 22% एंड सिस्को वेबएक्स 27%। तो ये एक छोटी सी चीज है कि मैं क्यों इसलिए बोला, मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप जब ये यूज कर रहे हैं तो क्या आप वहां पर सुरक्षित कदम उठा रहे हैं इसको यूज करते हुए। तो इस पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं यहाँ विवरण एक दे देता हूँ कि इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं गूगल मीट के अलावा टीम्स भी है, स्काइप भी है, व्हाट्सएप भी है, और एक बहुत ही नायाब तरीका है freeconference.call.com। ये क्यों एक खास और नायाब है, इसमें आप देखेंगे कि भारत का झंडा भी यहाँ लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है कि इसमें आप फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। यदि आपके छात्रों के पास में इंटरनेट नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं है मान लीजिए कभी, तो आप फ्री
या कोई भी जो होस्ट है वो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल या आपके स्टूडेंट मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आप या आपके छात्र 2G फोन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जो एक बेसिक फोन होता है या लैंडलाइन होता है, लैंडलाइन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो और ऑफ कोर्स वीडियो तो वो नहीं देख पाएंगे, बट ऑडियो से आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो जरूरी नहीं कि स्क्रीन को देख रहे हो, बहुत से लोग हो सकते हैं उन्होंने टेबल पर रखा हो फोन और वो सुन रहे हैं। अक्सर हम भी कई बार जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम साइड में रख देते हैं, सुनते रहते हैं और कुछ अपना जो भी रोजमर्रा के काम है उसको करते रहते हैं, जब हमें पता है कि ये भी मुझे इंपॉर्टेंट है और ये काम भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही freeconference.call.com जो है वो फ्री सर्विस है, जिसमें आप फ्रीली ऐसे स्टूडेंट्स को भी जोड़ सकते हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, जिनके पास में सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है चाहे लैंडलाइन। तो एक इसमें नंबर होता है, ये मैं एक छोटा सा भी आगे आपको दिखाऊंगा क्या नंबर, कौन सा नंबर है, और फ्रीली आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी के बारे में एक मार्च अप्रैल के मंथ में एक एडवाइजरी जारी हुई थी। उस वक्त में बहुत से न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि जूम जो है उसको बैन कर दिया गया है या यूज मत कीजिए, वो सारा आपका डाटा चुरा लेगा। अभी मैंने देखा कई क्वेश्चंस भी इस तरह के आ रहे थे कि क्या हमारे डाटा सुरक्षित हैं जब हम शेयर करते हैं। तो देखिए, पहली तो बात ये बताऊं कि जो जूम के बारे में भी जो उस वक्त बात की गई, वो बात बेसिकली जूम के लिए नहीं थी, वो बेसिकली सभी के लिए थी। मेरा ये मानना है टेक्निकल एक थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास में नॉलेज है उसके बेस पर, कि उस वक्त में लोगों को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। तो जूम को काफी ज्यादा वो ब्लेम किया गया कि भाई ये जो है डाटा को चुरा रहा है, या हम जो है मीटिंग में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बट एडवाइजरी जो कहती थी वो ये कहती है कि प्रेजेंट सिनेरियो में वो बंद नहीं कर सकते हैं जूम को, बट एक कुछ इस तरह के सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लेने चाहिए, चाहे जूम यूज कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। उसमें ये था कि अनऑथराइज एंट्री रखिए, कि कोई अनऑथराइज एंट्री को मत आने दीजिए किसी भी अननोन पर्सन को। और जैसे अभी हमने आपके साथ में किया, हमने जो आपने रजिस्टर किया, हमने उस रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर हमने आपको एक लिंक भेजा। अब उसमें से कुछ लोग हो सकते थे, एक्सेप्शनली हम मानकर चल रहे थे कि हो सकता है कि कुछ लोग लिंक शेयर कर दें, बट उसके पास में भी हमारे पास में दूसरे विकल्प थे कि हम किस तरह से और वेरीफाई कर सकते हैं। वो था रजिस्ट्रेशन नंबर। हमने सभी को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। अब सभी ने, अब जहां भी आप क्लिक कर रहे हैं, जहां भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जहां भी कुछ करेंगे, तो अगर आप हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं तो आपके पास में वो रजिस्टर्ड नंबर है। कई लोगों के पास रजिस्टर्ड नंबर नहीं पहुंचा है, तो उसका हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में। तो जो उस वक्त कॉमन चीजें आई थी, तो एक ही छोटा सा एग्जांपल हमने दिया कि किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। और अभी देखिए आपके पास में माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा कि आप माइक ऑन नहीं कर सकते, अभी आपके पास में शेयरिंग का ऑप्शन नहीं होगा। ये सब सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आपको कोई भी आप क्लास कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपको करना भी चाहिए। कि और एक और चीज है, जब हम लिंक शेयर करते हैं तो कोशिश ये कीजिए, अक्सर मैं देखता हूँ कि लिंक लोग फेसबुक पर शेयर कर देते हैं या व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, तो वो एक तरीके से गलत प्रैक्टिस है, जो कि इस गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के लिंक को शेयर नहीं कीजिए। उससे क्या हो सकता है कि कोई भी अननोन पर्सन आकर के आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट्स दिए हुए, ये सब उसी का गाइडलाइन में से कुछ अंश है उसका, कि जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो सिस्को वेबएक्स हो या जूम हो, तो उसमें आईडी पासवर्ड मैंडेटरी करिए। दूसरा, वेटिंग रूम इनेबल कीजिए ताकि आप एडमिट कर सकें लोगों को। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास में कुछ लोग वेटिंग पे हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स उनको अंदर बुला रहे होंगे। और डिसेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, और लाइक अलाउइंग शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग बाय होस्ट ओनली। लाइक क्या हुआ कि जब जूम शुरू हुआ तो या जूम या ऑनलाइन क्लासेस लेने की जब बाढ़ आ गई और जब मैंडेटरी हो गया, तो बहुत से लोगों ने शुरू किया जूम को यूज करना। उस वक्त क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता था कि सिक्योरिटी मेजरमेंट किस तरह से लिए जा सकते हैं। तो जैसे अभी अगर हम आपके पास एक्सेस दे दें कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई भी अननोन पर्सन आकर के कुछ भी उसमें ऐसा शेयर कर सकता है जो कि उपयुक्त ना हो। अभी ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोगों के पास में वो बाय मिस्टेक होगा, बट कोई अगर जान करके आपकी मीटिंग को खराब करना चाहता है, तो वो कोई भी आकर के ऐसी पिक्चर या ऐसी वीडियो शेयर कर सकता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी मीटिंग खराब हो सकती है। तो यही एक सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर है। माइक की बात है, पीछे हमारे यहाँ भी कई इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसमें माइक का ऑप्शन हमने सभी को दिया हुआ है मान लीजिए, और कोई भी आकर के उसमें कुछ भी आकर के बोल जाता है। अभी मान लीजिए
अभी तो हम मानेंगे कि गलती से हो गया, बट कोई अगर जान के कर रहा है तो आकर के मान लीजिए अपशब्द आकर के बोल गया, तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे एक तो प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए जिसमें आपके पास में ये सब सेटिंग्स हों, ये सब कंट्रोल्स हों कि आप माइक आप म्यूट कर सकें, तो पार्टिसिपेंट जो है आपका वो अनम्यूट ना कर सके जब तक कि आप ना चाहें। चाहे वो छात्र हो, छात्र हैं तो जरूरी नहीं है कि छात्र भी सारे छात्र यहाँ, हो सकता है उसमें कोई बदमाश या कई बारी बदमाशी करने के लिए भी बच्चे आ जाते हैं या किसी और को दे देते हैं। तो कई बार टेस्टिंग के लिए किसी को दे देते हैं, अरे कि चलिए इस क्लास में थोड़ा सा बवाल करते हैं। बवाल करने के उसमें या मस्ती करने के चक्कर में वो पूरी की पूरी मीटिंग खराब कर सकते हैं या पूरी की पूरी क्लास को खराब कर सकते हैं, आपका पूरा सेशन खराब कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जिसमें आपको ये सब जो ये गाइडलाइंस में जो कंट्रोल्स मेंशन किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, और ये इसको ध्यान से देखें कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको ये सब चीजें अवेलेबल हैं और उसका प्रयोग करें। अभी जैसे जूम है, तो जूम के अंदर में मैं कहूंगा कि मेरा मानना ये है कि जितने भी मेरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है कि जूम से अभी तक बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो लोगों का उस वक्त में शुरुआत में सवाल आया था कि जूम की वजह से हमारा ईमेल हैक हो गया, जो कई लोगों ने आया कि भाई जूम अनसिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जूम के अंदर में जितने कंट्रोल्स और जितने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म अनसिक्योर्ड है। अगर आप जानते हैं तब आपके पास में सब चीजें सिक्योर्ड है, तब आपके कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके साथ में दिक्कत नहीं हो सकती है। सिस्को वेबएक्स में भी बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। पहले ये फ्री था और अभी इसमें 50 मिनट की लिमिट आ गई है। जुलाई से 1 जुलाई से 50 मिनट्स तक आप सेशन कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 50 मिनट्स या जूम पर 40 मिनट्स की लिमिट है, तो वो आप फ्री अकाउंट से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है। बट यूज करने से पहले चाहे सिस्को वेबएक्स यूज करें या जूम यूज करें, सिक्योरिटी फीचर्स जरूर देख लें। सिक्योरिटी फीचर्स में जैसे मैंने ये बताया कि माइक का कंट्रोल आपके पास, स्क्रीन शेयरिंग का कंट्रोल आपके पास, कि कोई और आपकी परमिशन के बिना, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कोई भी छात्र आपकी परमिशन के बिना माइक ऑन ना कर सके। कई बार ऐसा होता है कि माइक उनको स्टूडेंट्स को, छात्रों को पता नहीं होता और पीछे कुछ घर में होते हैं, तो बहुत सी आवाजें आ सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा जो शिक्षण का कार्य है वो प्रतिबाधित हो सकता है। ऐसे ही जैसे शेयरिंग, गूगल ये जो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, उसकी लिमिटेशन होनी बहुत जरूरी है। अभी वो गूगल मीट में वो नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी तक गूगल मीट जो है सबसे अनसिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग इसको इसलिए यूज करते हैं कि अच्छा क्योंकि ये सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। नहीं, आपने खुद फील किया होगा, हमने भी देखते हैं, हमने कई इस तरह के प्रोग्राम्स भी अटेंड किए जिसमें गूगल मीट पर वो लोग परेशान ही होते रहते हैं हर वक्त कि अपना माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए, प्लीज डोंट क्लिक ऑन प्रेजेंट, प्लीज डोंट क्लिक ऑन प्रेजेंट। अब यही करते रहेंगे तो आप प्रोग्राम या आपका क्लास कब करेंगे? अभी वो गूगल मीट में वो ऑप्शन नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। कोई भी आकर के, कहीं से भी आकर के उसमें आकर के कुछ भी शेयर कर सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये चीज मैंने बहुत शुरुआत में भी कही थी और मैं आज भी कह रहा हूं कि गूगल मीट अभी तक सबसे अनसिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। सबसे अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि वहां पर आके कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है और कोई और स्क्रीन शेयर करेगा तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है। मान लीजिए मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ गूगल मीट में, कोई आए, उन्होंने सोचा प्रेजेंट बटन दबाकर देखता हूँ क्या है। प्रेजेंट का मतलब है मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ अपनी, उसने प्रेजेंट पर दबाया, मेरी पावर पॉइंट बंद हो जाएगी, उस पर्सन का मोबाइल खुल जाएगा, वो मोबाइल यहाँ सामने दिखेगी और उसमें जो भी कुछ होगा वो सब दिखेगा आपको। मान लीजिए उसे पता ही नहीं है कि मेरा मोबाइल शेयर हो रहा है, उसने कोई ऐसी फोटो अपनी निकाल ली, उसने चलो मैं फोटो ही देख लेता हूँ, तो वो सारी फोटो यहाँ शेयर कर दिए होंगे। यहाँ से हम चिल्लाते रहेंगे, अरे भाई अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए, अपना शेयरिंग बंद कर दीजिए, प्रेजेंट बटन दबा दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये सब चीजों से परेशानी रहती है। तो ऐसे में अभी हालांकि गूगल मीट की रिसेंटली पिछले महीने करीब एक स्टेटमेंट आई थी कि वो इस पर काम कर रही है और जल्द ही ये सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। अगर ये सिक्योरिटी फीचर्स आ जाते हैं, जैसे 3 बेसिक कंट्रोल है, माइक और आपके पास में स्क्रीन शेयरिंग और वीडियो कंट्रोल, अगर ये आ जाते हैं तो आपके पास में ये गूगल मीट जो है बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब जो ये वाला प्लेटफॉर्म था conferencecall.com, इसमें जैसे आप देखिए यहाँ ऊपर में 100172 सॉरी इंडिया का नंबर है, चंडीगढ़ का बेसिकली नंबर है। इसमें इसके थ्रू, कॉल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री है अभी और अभी थोड़ा कम यूज होता है क्योंकि इसमें बहुत से कंट्रोल्स अभी नहीं है। तो यहाँ आप जैसे ज्वाइन मीटिंग या होस्ट मीटिंग करके
इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जिनके पास में इंटरनेट नहीं है। वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है जैसे सोनू कि सर, ये मीट है। जी जी हाँ सॉरी सर, वो बस बताना चाह रही थी कि वो टैंक के बारे में। जी थैंक यू सर। धन्यवाद हाँ धन्यवाद। जी। तो ये इस तरह से एक जैसे मैंने एक आईडी बनाया और आईडी सेम बना करके एक हम अपने छात्रों के साथ शेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसी के साथ में आपका निष्कर्ष पे आना चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन कोई चीजें ऐसी होती हैं तो हमेशा उसको सिर्फ सुनी हुई बातें पर मत जाइए। सिर्फ कई बार मीडिया में भी चीजें बिल्कुल साफ नहीं आती हैं। वो आपको तब समझ आएगा जब आपसे रिलेटेड कोई खबर उस पर चलेगी, तो आप खुद देखेंगे कि मीडिया वाला जो है, जो भी पर्सन है, वो एक तरफ की बात भी वहां कर सकता है या उसको कोई भी मोटिवेट कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्रयोग करके देखिए, कोई भी टेक्निक है, कोई भी तकनीकी है, कोई भी चीज है, टूल्स है, वो प्रयोग करके देखिए, उसका खुद से यूज कीजिए। आप अपना ईमेल आईडी मत दीजिए अगर आपको लगता है कि भाई ईमेल आईडी हैक हो सकता है। नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपने ऐसी चीजें शेयर की हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन शेयर करते हुए क्या किया है कि आपने स्क्रीन शेयर करते हुए अपना जीमेल का जो व्यू है वो शेयर कर दिया। तो हैकर्स के लिए, अगर वहां कोई हैकर है तो वो क्या कर सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, वो गूगल मीट में भी हो सकता है, वो सिस्को वेबएक्स पर भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपके साथ ये शेयर की है सिर्फ प्रेजेंटेशन, मेरी बाकी की स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है। तो जब शेयर भी करते हैं तो उस वक्त ध्यान दीजिए कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करते हुए पर्टिकुलर विंडो शेयर कीजिए, ना कि पूरी स्क्रीन। अभी ये एप्पल फोन पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट विंडोज लैपटॉप पर ये अवेलेबल है कि आप एक पर्टिकुलर विंडो शेयर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अगर जैसे अभी मैं गूगल अपना मेल खोलना चाहूँ तो वो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर मैंने फुल स्क्रीन शेयर कर दी है तो जो मैं अपना जीमेल भी खोलूंगा तो वो भी आपको दिखेगा। तो हैकर्स के लिए यही चीजें होती हैं। पहले स्टेप्स होते हैं कि उसमें हैक करने के लिए, आपका ईमेल को हैक करने के लिए कई कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपके पास में पिछले ईमेल किस किस ईमेल आईडी से आए हैं। तो अगर आपने वो शेयर कर दिया तो वो आ गया उसके पास। 1 मिली सेकेंड के लिए भी आपने अगर शेयर किया है तो वो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकता है और उससे आपका जीमेल अकाउंट हैक कर सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो गूगल से किया या आपने जूम से किया, किसी से भी आप शेयर करेंगे। तो शेयर करते वक्त में आप क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह से शेयर कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। पर्टिकुलर विंडो शेयर कीजिए तो ठीक रहेगा, और उसके बाद में फिर उसका परीक्षण कीजिए। तो इस तरह से आप नवीन तकनीकों की खोज भी करेंगे, तकनीक का सुरक्षित उपयोग भी कर पाएंगे, और अपने जो अनुभव है वो ऑफकोर्स अपने साथियों से साझा कीजिए, छात्रों से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आलोचनात्मक विवरण करें, विश्लेषण करें, और जो भी करें मन लगा कर करें। धन्यवाद। इसके साथ में मैं यहाँ पर अभी पूर्ण विराम देता हूँ। ये कुछ सोर्सेज हैं जो मैंने यूज किए हैं इसमें, और यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है। अगर कुछ आपके सवाल आज अधूरे रह जाएं तो आप कभी भी हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। संदेश जी, कुछ सवाल है? धन्यवाद सर। कुछ नहीं सर, बहुत सारे सवाल है सवालों का पिटारा है यहाँ पे। बहुत सारे सवाल है, लोग मतलब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं फटाफट आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो अगले वक्ता है हमारे गुटारी जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी फिलहाल मैं कर लेती हूँ और उसके बाद में वो करेंगे करके। तो अभी सर एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो विक्रम जो हमारा वॉलंटियर है उसको जरा को होस्टिंग राइट्स दे दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए बाहर निकल गया था इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इश्यूज की वजह से। जी जी, हो गया। तो विक्रम को होस्टिंग राइट्स मिल जाएंगे, ठीक हो है। गया। सर ठीक है, मैं आपको प्रश्न देना शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं आपको प्रश्न फटाफट पूछती हूँ। जी सर आपको एक प्रश्न आया ऋतु राज सिन्हा जी का, उन्होंने ये पूछा है, सर मेरा पहला प्रश्न है, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जो नए हैं इस फील्ड में, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सीखना हेतु दूसरा प्रश्न है, किस किस तरह के डिवाइस यूज किए जा सकते हैं, और तीसरा है क्या कोई ऐप या साइट है जहां से ऑनलाइन क्लास पढ़ाने हेतु सीख सके। ये उनका क्वेश्चन है। ऋतु जी, धन्यवाद आपके सवालों के लिए। देखिए, आज के वक्त में जो YouTube है वो बहुत एक अच्छा माध्यम बना हुआ है सब कुछ सीखने के लिए। अभी जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, ये भी वहाँ पर YouTube में सिक्योर हो जाएगा, तो इसमें भी आप कभी भी देख सकते हैं। तो आपके जो भी कोई सवाल हो, आप गूगल बाबा पे लिखिए। आपको जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो जस्ट लिखिए कि हाउ टू स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। आपको तमाम इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें से आप पहले 2-3 वीडियोस देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास में बहुत सारे टूल्स हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं जस्ट इतना कहूंगा कि
ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक जज्बा चाहिए जो आपके अंदर में है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो जज्बा है। सिर्फ स्टार्ट कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कीजिए, जूम से कीजिए, गूगल मीट से कीजिए। गूगल मीट में अभी नहीं कहूंगा आपको, प्लीज गूगल मीट कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड करना, क्योंकि शुरुआत में क्या हो सकता है कि कोई भी, मैंने जैसे बताया कि कोई अगर कोई गलत स्क्रीन शेयर कर देता है तो आप पूरा डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप फिर कभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे वहां पर। तो ये सब चीजें तो ऑनलाइन जो दूसरे और कॉल कॉन्फ्रेंस.com है, freeconferencecall.com है, वो यूज कर सकते हैं। फ्री सिस्को वेबएक्स है, वो यूज कर सकते हैं। तो ये सब फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप छोटे छोटे क्लासेस, मतलब कि 50 मिनट 40 मिनट्स to 15 मिनट्स क्लास करके शुरुआत कर सकते हैं। और आप देखिएगा, शुरुआत करने से आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब तक करते नहीं है, अक्सर होता है कि जब हम शुरू करते हैं तभी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और जो जो आपके पास सवाल है, कभी भी आप हमें लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा गूगल पर आप लिखिए, आपको सारे सवालों के जवाब जनरली वहां मिल जाते हैं। जी सर, आपके पास चंद्रकला साहू का क्वेश्चन है। सर प्लीज रिसर्च में कैसे प्रयोग कर सकते हैं एनडीएल या गूगल के अलावा? और दूसरा, लतिका चौड़ा जी कह रही है आपके द्वारा जो रूसी भाषा सिखाई जाती है वह कौन से माध्यम से पढ़ाई जाती है? हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं रूसी सीखने के लिए? देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा कि पहला सवाल, एक मिनट आप बताइएगा, कुछ किसी और का सवाल था, लतिका सॉरी, जी का? हाँ, पहला तो चंद्रकला का था कि रिसर्च में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज को प्रयोग कर सकते हैं? आई थिंक शी मीन्स कि ये टूल्स को जूम के थ्रू, तो जैसे हमने लास्ट वीटॉम में किया था वही चीज आप बता सकते हैं। देखिए, रिसर्च में तो अपार संभावनाएं हैं आपके पास में। रिसर्च ऑनलाइन के वक्त में आप गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, आप गूगल ये क्लासरूम यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है कि गूगल फॉर्म के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप फिर व्हाट्सएप के थ्रू उनको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, उनसे डेटा मंगा सकते हैं रिसर्च के लिए। ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स भरमार है, रिसर्च के लिए तो मटेरियल की भी भरमार है। शोध गंगा टाइप के इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर आपको रिसर्च रिलेटेड थीसिस, सारे मटेरियल आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। JSTOR.org है जहां पर आपको ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसको आप रिसर्च में यूज कर सकते हैं। सर, मैं क्विकली आपको दूसरा एक क्वेश्चन बोलती हूँ। ब्रिजेश कुमार विभूति पूछ रहे हैं काहूट को डाउनलोड कैसे करेंगे, कितना स्पेस लेता है काहूट, ये पूछ रहे हैं। देखिए, काहूट छोटी सी एप्लीकेशन है, उसमें ज्यादा वो नहीं, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जनरली स्टूडेंट्स जो हैं काहूट को क्विकली डाउनलोड कर लेते हैं और अपने मोबाइल में डाल लेते हैं। और जो ऐप है वो ये है, एक्चुअली मेरे पास इंस्टॉल्ड हो रखी है इसलिए वो ऐप का साइज नहीं दिखा रहा है, बट छोटी ऐप है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से विद इन 100 MB होनी चाहिए ये। मैं इसको देख सकता हूँ। और अगर आप इंस्टॉल भी ना करना चाहें तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो भी इसको आप आराम से जो है सिर्फ ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं। 21 MB की है, लीजिए मैंने अनइंस्टॉल कर भी दिया और दिखा दिया, देख भी दिया कि 21 MB की फाइल है सिर्फ, अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहें। अदरवाइज आप ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं आसानी से। तो अगला क्वेश्चन नवीन कुमार जी का है, यूट्यूब से जुड़े हमारे साथ। वो कह रहे हैं आपसे, व्हाट आर द कॉमन साइबर थ्रेट्स दैट वन हैज टू एनकाउंटर and protect oneself while teaching or learning through online mode? Please throw some light. इसमें देखिए, सबसे पहला आप कदम एक उठा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है और ये शंका कई लोगों के मन में होती है कि हम सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें। अगर देखिए, आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको बहुत सारी सिक्योरिटी चीजों की जानकारी नहीं है, तो आप सबसे पहला कदम ये उठा सकते हैं, आप एक नया जीमेल आईडी बना लीजिए या नया कोई भी ईमेल आईडी बना लीजिए। आप ये मानकर चलिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आप इसी ईमेल आईडी को यूज करेंगे जिसमें आपके दोस्त नहीं जुड़े हुए हैं, या जिसमें आप सिर्फ अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो ये हुआ कि आपकी ईमेल आईडी कहीं भी, जहां भी ऑनलाइन वो शेयर कर रहे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो कहीं भी स्प्रेड नहीं होगी। तो उसमें आपका डाटा कोई इतना ज्यादा होगा नहीं जितना कि आपकी दूसरी ईमेल आईडी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, एक जो डाटा, एक क्वेश्चन में पहले पढ़ रहा था कि हम लोग इतना सब शेयर करते हैं। हमें लगता है कि हम जो, जैसे अभी मान लीजिए जूम है या सिस्को वेबएक्स है, आप उस पर रजिस्टर करते हुए अपना ईमेल डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, उम्र डालते हैं और अपना प्लेस डालते हैं, या ये जनरल बेसिक जानकारी आप डालते हैं।
इससे ज्यादा जानकारी तो हम ऑलरेडी फेसबुक पर डाल चुके हैं। हम अपनी दिनचर्या डाल चुके हैं, हम अपने परिवार की डिटेल्स डाल चुके हैं, हम अपनी मतलब कब कहाँ जा रहे हैं सबकी डिटेल्स वहाँ फेसबुक पर डाली जा चुकी है। तो फेसबुक का डाटा भी ऑलरेडी यूज हो रहा है। अब यूज कैसे हो रहा है, देखिए आपने अगर मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे जहां पर आप कुछ परचेज करने जाते हैं, जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप आज अमेजोन पर एक मोबाइल देख लीजिए या एक मान लीजिए आप पेन देख रहे हैं कि मुझे आपको पेन ऑनलाइन खरीदना है। आपको आप थोड़ी ही देर बाद में आप जाइए फेसबुक पर, आपको वही एडवर्टीजमेंट दिखेगी जो आपने पेन देखा है। ये कैसे हो रहा है, आप सोचिए इस बारे में। कैसे हो गया कि आपने जो अमेजोन पर देखा था वही एडवर्टीजमेंट आपके पास फेसबुक पे कैसे आ रहा है? ये डाटा उनके पास कैसे पहुंचा है, किसने बताया? फेसबुक और उनका टाई अप है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ये डाटा उनके साथ शेयर हो रहा है कि कौन सा यूजर किस चीज को तलाश कर रहा है। आप गूगल पर टाइप कर रहे हैं मुझे टिकट बुक करनी है दिल्ली से मुंबई, आपको फेसबुक पर जाइए देखिए और आपके पास में वही एडवर्टीजमेंट आने लगेगी, बाय मुंबई दिल्ली टू मुंबई टिकट इन चीप रेट्स। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये इससे ज्यादा डाटा आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं गूगल पे। तो इसलिए उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, जो ऑलरेडी शेयर हो चुका है वो हो चुका है। आप अगर ऑनलाइन के बारे में आपके कुछ शंकाएं हैं तो आप एक नया ईमेल आईडी बनाइए, उससे आप सारी चीजें कीजिए। जैसे कई लोगों ने, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनको ये शंका थी, तो उन्होंने नया ईमेल आईडी, मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप बनाइए, उसी से उसको ऑनलाइन चीजों को प्रयोग कीजिए। तो आप सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ जब आप कोई भी डिटेल शेयर कर रहे हैं तो ऐसी कोशिश कीजिए कि वो डिटेल इस तरह की ना हो, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह हो, या ऐसा साइन ना शेयर कीजिए जो आपने बैंक में करते हो, जहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जहां पर आपको इमोशनल लॉस हो सकता है। उस तरह की चीजों को आप शेयर नहीं कीजिए। ये चीजें आप अपना सकते हैं। सर अभी प्रश्न तो हैं यहाँ पे, तो क्या पता हम बाद में उनको एड्रेस कर लेंगे जब लास्ट में। तो जी अभी जी क्योंकि हम गुदारी जी काफी वेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं करके फिर बाद में वो मेरे बाद बात करेंगे। हाँ तो हाँ। क्या हम इस सेशन को आप समाप्त मे करना बी हाँ, चाहेंगे अभी या? समाप्त कर लेते हैं। और जो भी सवाल होंगे, मे बी जो अभी यहाँ पर कुछ सवाल हैं उनको या तो हम ईमेल के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं, या फिर सेशन के अंत अंत में? में अगर हमारे पास, हाँ, जिस तरह से वक्त होगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। जी जी। तो सर मैं अभी एक्चुअली मुझे चौथा वक्ता होना था, पर अभी क्योंकि गुदारी जी ने कहा है कि मैं कर लूं, तो अभी आप। हाँ जी, मेरे ख्याल से हाँ, हम फिर आपको इनवाइट करते हैं संदेशा जी। तो मे ओके बी मैं गंगा साहिब जी से यहाँ गुजारिश करूंगा कि संदेशा जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दें। गंगा साहिब जी। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं संदेशा जी कितनी सक्रिय हैं। संदेशा जी जेएनयू की लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इनका नाम है डॉक्टर संदेशा रायपा गर्ब्याल। ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्षेत्र में माहिर है। इन्होंने संचार कौशल के लिए सिलेबस डिजाइन पर अपना पीएचडी शोध किया है। 1 दशक से अधिक समय तक उन्होंने द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों की योजना बनाने, विकसित करने के क्षेत्र में काम किया है। सभी आयु समूहों और लोगों के बीच शिक्षण और सहायता के लिए अपने जुनून को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने